जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। और पहले चैप्टर पर हम लोगों ने शुरू किया था। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने मैनेजमेंट के फीचर्स देखे थे, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को बड़ा हम लोगों ने समझा था। तो ये सब बड़ा हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पहले चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं भाई। और मेरे दोस्तों, सेकेंड पार्ट में जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ना है वो है बेटा हमारा टॉपिक मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। चैप्टर बेटा आपका पहला चल रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और उसमें ही मेरे दोस्तों आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। कहने का मतलब क्या है कि क्या हम इस मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं, क्या हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं, या फिर प्रोफेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। अगर मैनेजमेंट साइंस है तो मैनेजर साइंटिस्ट हैं, अगर मैनेजमेंट आर्ट है तो हमारे मैनेजर्स वो सब आर्टिस्ट, कलाकार माने जाएंगे भाई। और अगर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है तो हमारे जितने भी मैनेजर हैं वो सब पेशेवर माने जाएंगे, प्रोफेशनल्स माने जाएंगे दोस्तों। तो बच्चों, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, आर्ट है या नहीं है, प्रोफेशन है या नहीं है, हम इसी चीज़ की टेस्टिंग बेटा आज इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, इन तीनों के मीनिंग को समझना होगा भाई। तो बच्चों, मैं आप लोगों को मीनिंग भी समझाऊंगा और उसके बाद बेटा हम ये भी चेक करेंगे कि क्या मैनेजमेंट इनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। हम सबसे पहले देखेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यार, कलर जो है इसका बदल दिया जाए, इसको वाइट कर देते हैं। तो लो दोस्तों, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मेरे दोस्तों, मैनेजमेंट को हम देख रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट को साइंस बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए मीनिंग ऑफ साइंस। और साइंस की बात कर रहे हैं भैया तो आइंस्टाइन भाई साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि साइंस की परिभाषा में इनका कोई रोल नहीं है भाई, बस ऐसे ही लगा दिए फोटो, मैंने थोड़ा बढ़िया लगती प्रेजेंटेशन है ना। तो देखिए, मीनिंग ऑफ साइंस। सबसे पहले बच्चों हम लोग सीखेंगे कि साइंस का मीनिंग क्या है भाई। देखो, मीनिंग छोटी सी है यार, छोटी सी भाषा है, बस इतना ही, यही साइंस का मीनिंग है दोस्तों, बस यही है। क्या है इसमें, कहते हैं कि इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ। हमने बोला है साइंस का मतलब व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बच्चों, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है बच्चों, सिस्टमैटिक नॉलेज का क्या मतलब है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसी कोई भी नॉलेज जिसे आपने फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक्वायर किया हो, उस इंफॉर्मेशन को बेटा, उस नॉलेज को हम लोग बोला करते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज। और जब साइंस की बात की जाती है तो साइंस में बेटा जो भी नॉलेज है वो सारी सिस्टमैटिक है, वो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे ही बेटा उसको एक्वायर किया गया है। और ये जो भी नॉलेज एक्वायर की गई है बच्चों, उसकी भैया यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है भाई। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आगे ये भी लिखा है सिस्टमैटिक नॉलेज का मीनिंग बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टमैटिक नॉलेज इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। कोई अगर पूछ ले कि सिस्टमैटिक नॉलेज का क्या मतलब है, तो सिस्टमैटिक नॉलेज का मतलब एक ऐसी नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक्वायर की जाती है, वो सिस्टमैटिक नॉलेज है। तो बच्चों, साइंस में पूरी की पूरी नॉलेज कैसी होती है, सिस्टमैटिक होती है। बस उसमें एक बात और ध्यान रखना, दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स। कुछ जनरल ट्रूथ को बेटा ये एक्सप्लेन करता है। बच्चों, मैं कहता हूँ कि भैया किसी इंसान की उंगली कटेगी तो भैया लाल रंग का खून निकलेगा, ठीक है, मेरी उंगली कट जाएगी तो खून निकलेगा, किसी की भी उंगली कट जाए तो खून निकलेगा। अच्छा, ब्लड जो निकलेगा कुछ टाइम के बाद बेटा जम जाता है, उसके जमने का कारण है भाई, तो वो कारण कौन बताएगा, वो विज्ञान बताएगा। पानी को अगर आप गर्म करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद उसका वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा, वो भाप बनना शुरू हो जाएगा भाई। तो ये चीज़ मैं भी ट्राई करूं, आप भी ट्राई करो, तो भैया हम दोनों सेम ही रिजल्ट पाएंगे। तो साइंस की बेटा जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ जनरल ट्रूथ बेटा यहाँ पर हम, कुछ जनरल ट्रूथ जो है बेटा वो हमें पता चलते हैं, वो एक्सप्लेन किए जाते हैं बेटा साइंस में। तो क्या बोला गया, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैनेजमेंट को भी हम साइंस कह सकते हैं, क्या मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, क्या मैनेजमेंट में भी जो भी नॉलेज होती है वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक्वायर की जाती है,
क्या मैनेजमेंट में भी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है या नहीं होती है? तो मेरे दोस्तों उन सब चीज़ों की बेटा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहले तो बेटा आप ये ध्यान रखिएगा कि साइंस के कुछ एलिमेंट्स हैं मेरे दोस्तों, उन एलिमेंट्स को हालांकि यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सबसे पहले तो बेटा क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज है, सिस्टमैटिक नॉलेज, सही बात है। दूसरा बेटा आप यहां पर देख सकते हैं बेस्ड है बेटा किस पे, ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तीसरा बेटा आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो ये 3 पॉइंट है बेटा, ये 3 पॉइंट होते हैं साइंस के। साइंस अगर पूछ ले कि साइंस क्या चीज़ है, ऐसी कोई भी नॉलेज बेटा जिसमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो सिस्टमेटिक हो, सिस्टमेटिक नॉलेज होना जरूरी है भैया, ठीक है। सेकंड, वो जो नॉलेज हमने एक्वायर की है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तीसरी चीज, जो नॉलेज हमारे पास है उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी जरूरी है। इन तीनों कंडीशन को दोस्तों अगर मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ भाई मैनेजमेंट भी साइंस है। तो चलिए देखते हैं, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट को साइंस माना जाना चाहिए या नहीं माना चाहिए? नहीं माना जाना चाहिए। तो इसकी टेस्टिंग बेटा हम कर रहे हैं, इसकी प्रोसेसिंग बेटा हम लोग यहाँ पर अब शुरू कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है बेटा, साइंस, किसी भी नॉलेज का साइंस होने के लिए बेटा सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बताइए बच्चों क्या मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है या नहीं है? क्या मैनेजमेंट में जो भी थ्योरीज हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, क्या उनको हम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कह सकते हैं? तो दोस्तों आप बोलेंगे यस। भाई जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में बेटा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारे टेलर भाई साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही बेटा उन्होंने कई सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए। फ्यूल की बात किया जाए बेटा, उन्होंने भी कई एक्सपेरिमेंट की, कई उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही बेटा उन्होंने अपने कई सारे प्रिंसिपल्स दे दिए। ऐसे मेरे दोस्तों कई सारे हमारे बिजनेस स्कॉलर हुए जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मेरे दोस्तों कई सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब मैनेजमेंट की बात की जाती है तो मैनेजमेंट के पास भाई अपना बहुत सारा लिटरेचर है, अपनी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा सिद्धांत हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है। और वो थ्योरीज हैं बेटा, तो इसलिए मैनेजमेंट जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में मैनेजमेंट क्या हो गया दोस्तों, मैनेजमेंट हो जाता है पास। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ओ भाई बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज इट हैज इट्स ओन थ्योरीज एंड principles which are developed by management expert after years of research। तो दोस्तों यही बात मैंने आपको बताई कि ऐसे कई बिजनेस स्कॉलर्स थे, कई मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे जिन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे प्रिंसिपल्स दे दिए हैं यार। तो दोस्तों जो नॉलेज मैनेजमेंट की है बेटा, जो मैनेजमेंट में जो भी थ्योरीज हैं वो सिस्टमेटिक है। तो दोस्तों पहली कंडीशन को मैनेजमेंट पास कर रहा है, मैनेजमेंट साइंस के पहले क्राइटेरिया में हो गया पास। अब चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की तरफ। तो दोस्तों साइंस, किसी भी नॉलेज का साइंस होने के लिए जो दूसरा क्राइटेरिया है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। जो प्रिंसिपल, जो थ्योरीज की हम बात कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है भाई, वो चीज़ मैं पहले पॉइंट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ यार कि जितने बिजनेस स्कॉलर हुए हैं उन्होंने आंख बंद करके कोई भी थ्योरी नहीं लिख दी है। उन्होंने कोई किताब अगर लिखी है तो उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर उन किताबों को लिखा है। किसी मैनेजर ने किसी फैक्ट्री में काम किया होगा, फिर दूसरी फैक्ट्री में काम किया होगा, फिर किसी तीसरी फैक्ट्री में काम किया होगा, तो वर्कर का जो बिहेवियर था डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वो क्या था, उनके बेसिस पे ही बेटा उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स लिखे हैं ना। तो इसलिए बेटा हम क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई मैनेजमेंट में जो भी थ्योरीज दी गई हैं, जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो सब क्या है बेटा, दे ऑल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो बेटा यहाँ पे सेम चीज आ जाएगी, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च। सेम पॉइंट बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं यार। ओके, फिर बात की जाए बेटा तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। दोस्तों रिकॉर्डिंग की कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा पार्ट में
डिजिटल स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए हैं। पहला पॉइंट था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने देखा कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जब हम बात करते हैं बेटा, तो मैनेजमेंट साइंस की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पर तो भैया ये हो जाता है पास। जब बात करते हैं प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट साइंस के इस दूसरे क्राइटेरिया में भी पास हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया आता है वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। बच्चों जब हम बात करते हैं साइंस की, जब हम विज्ञान की बात करते हैं, तो विज्ञान में जितने भी प्रिंसिपल्स, जितने भी थ्योरीज हैं, वो सब यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, वो यूनिवर्सली वैलिड हैं। जैसे एक सिंपल से बेटा सिद्धांत की बेटा मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि पानी को अगर उबालेंगे तो भाप तब बनेगा जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को चाहे मैं अपने घर पे करूं, आप लोग अपने घर पे करो या कोई और अपने घर पे करे, तो आप सभी लोग एक ही रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। पानी भाप बनेगा कब? जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो देखो विज्ञान में ये बात बोल दी गई है। और देखो जब हम बात करते हैं ना कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की, तो विज्ञान कारण भी बताता है, उसके प्रभाव भी बताता है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, अब देखो यूनिवर्सल वैलिडिटी हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? साइंस में। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट में भी देखो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। क्या वो सब थ्योरीज और वो सब प्रिंसिपल्स क्या वो भी यूनिवर्सली वैलिड हैं या नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर हमारा जवाब होगा नहीं, वो सभी यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। भाई टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था भाई 100 साल पहले, फ्योल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए 100 साल पहले, तब की सिचुएशंस अलग थी, तब का टाइम पूरा अलग था यार, तब के लोगों का एटीट्यूड, सोच, हर एक चीज़ अलग थी यार, डिफरेंट थी। तो उस टाइम पर जो प्रिंसिपल वहाँ पे उन्होंने दे दिए, तो अब हम बात कर रहे हैं उनको आज अप्लाई करने की। अब देखो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़, हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या? हम तो यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन को ही हम ह्यूमन बिहेवियर का ही तो रिसर्च कर रहे हैं ना यार। जो इंसान है उसके बिहेवियर की तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई मैनेजमेंट जो है हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा वो है ह्यूमन फैक्टर। भैया आप लोग मैनेज कर रहे हो तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट हो किसके जरिए रहा है? ह्यूमन के जरिए तो हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो ह्यूमन का बिहेवियर है बच्चों, वो अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकता है बेटा, ठीक है। हम जैसे कह सकते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हमें अपने वर्कर्स के साथ में ट्रीटमेंट ऐसा करना चाहिए कि भैया उनको अच्छा लगे, हमें सम्मान के साथ, हमें आदर के साथ उन लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए। इस तरह की चीज़ें देखो भाई अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन ये जो कही गई बात है भाई, ये हर जगह नहीं लग सकेगी भाई। आप लोगों ने कई बार अपने आसपास ये चीज़ देखी होगी कि कई बार कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं कि उनको अगर डांटो ना ना यार, तो वो लोग काम ढंग से करते नहीं हैं। उनके साथ अगर जरा सा प्यार से बात कर लो, थोड़ा तमीज़ से बात कर लो, तो वो तुम्हारे ही सर पे चढ़ जाते हैं, तुमसे बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। लेकिन भाई अगर उनके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेवियर अपना लो, तो उस टाइम पर भाई तब वो लोग अपना काम सही से करते हैं। तो देखो हम बात में देखो कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर की यार। हम अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में आ जाएगा ह्यूमन बिहेवियर, और वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। तो दोस्तों मैनेजमेंट में जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो थ्योरीज दिए गई हैं भैया, वो इंसानों की तो बात हो रही है वहाँ पर यार। तो बच्चों जो प्रिंसिपल दिए गए हैं वो हर बार डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। विज्ञान में, साइंस में जो थ्योरीज आपने पढ़ी हैं वो एग्जैक्ट हैं भाई, लेकिन मैनेजमेंट में जो थ्योरीज प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़े भाई, उनको हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर बार यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो इस पॉइंट को देखो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ठीक है भाई, यही बात बेटा मैंने बोली कि विज्ञान में जो प्रिंसिपल हैं वो एग्जैक्ट हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है भाई वो एग्जैक्ट नहीं है। डिजायर्ड रिजल्ट्स आर नॉट ऑब्टेन्ड ऑलवेज इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बेटा डिजायर्ड रिजल्ट्स हमेशा हमें नहीं मिल पाए करेंगे भाई। तो इसलिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं दोस्तों वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते हैं। मैंने तो जस्ट आपको एक वर्कर का एग्जाम्पल दिया दोस्तों, ऐसे कई और एग्जाम्पल हो सकते हैं यार, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट की थ्योरी जो किसी अलग सिचुएशन में एप्लीकेबल थी, लेकिन हमारी वाली सिचुएशन में वो एप्लीकेबल नहीं है भाई। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एग्जैक्ट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या देखा कि भाई हमारा जो मैनेजमेंट का जो साइंस का जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा क्राइटेरिया है, उस पर मैनेजमेंट खड़ा नहीं हो पाता बेटा, उस पर ये खड़ा नहीं उतरता है। तो दोस्तों इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पर ये पास नहीं हो पा रहा है, भैया पास नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन तीसरी कंडीशन एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं हो रही है भाई, पूर्ण रूप से सेटिस्फाई, तीसरी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो देखो इन सब के बेसिस पे जो कंक्लूजन हमारा निकलता है ना, वो ये निकलता है कि
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस आर। ठीक है, ये बात हमने अभी पढ़ ली। फिर क्या कहता है, सो इट मे बी कॉल्ड एन एग्जैक्ट साइंस। भैया ये नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया, एन एग्जैक्ट साइंस, या फिर अप्लाइड साइंसेस को नाम दे दिया गया, या फिर सॉफ्ट साइंसेस को नाम दे दिया, भाई प्योर साइंस नाम नहीं दिया। कह रहा भाई ये मैनेजमेंट जो है साइंस बोलना चाह रहे हो तो बोल लो, लेकिन भाई प्योर साइंस नहीं है। साइंस के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, एन एग्जैक्ट लगा देंगे, अप्लाइड लगा देंगे, सॉफ्ट लगा देंगे, या फिर हम इसमें सोशल साइंस लगा देंगे। भाई ये बात चलेगी यार। तो दोस्तों हम अगर बोलते हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, तो आप बोल देंगे कुछ हद तक साइंस है, बट अप्लाइड साइंस है, प्योर साइंस नहीं है, एन एग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, सोशल साइंस है। तो दोस्तों ये पॉइंट हमारा हो जाता है यहाँ पे समाप्त। अब हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट दोस्तों अब हम चल रहे हैं टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट को आर्ट, एक कला माना जाना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्या मैनेजमेंट को हम कला कह सकते हैं, आर्ट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? तो वो तो भाई तभी पता चलेगा जब हमें आर्ट का मीनिंग मालूम हो कि कला क्या चीज़ है। जब कला का मीनिंग पता होगा तभी तो मैनेजमेंट के बारे में बता पाएंगे ना कि हाँ मैनेजमेंट भी कला है या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले चलते हैं मीनिंग ऑफ आर्ट की तरफ, और ये बेटा हमारे सामने डेफिनेशन आ चुकी है। इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। बस दोस्तों ये डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जब हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो एग्जिस्टिंग नॉलेज का मतलब है भाई कि हमने कोई काम, हमारे अंदर सीखने की अगर इच्छा है तो बेटा उसके लिए कुछ थ्योरेटिकल बातें भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हो तो क्रिकेटर बनने से पहले बेटा आपने क्रिकेट के सभी नियम को समझा होगा। अगर आप एक क्लासिकल डांसर हो तो क्लासिकल डांस में भी बेटा क्या होता है, हर एक मूव का कुछ मीनिंग होता है यार। तो उन मूव्स के मीनिंग को बेटा उसकी थ्योरी आप लोगों ने समझी होगी। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज की। तो भाई आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे पहले तो बेटा आपके पास क्या होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात हो रही है मेरे दोस्तों। जो नॉलेज आपने ले ली है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा। मैं अगर खुद की बात करूँ भाई तो मैंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की मैथमेटिक्स भाई पहले ढंग से सीखी, सही बात है। फिर बेटा मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। अब जब पढ़ाने की बात हो रही है बेटा, मेरे पढ़ाने का स्टाइल कुछ और है। अब जिन टीचर से मैंने सीखा उन टीचर ने और भी बच्चों को सिखाया है, वो लोग भी टीचर बने। अब मैं एक डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, वो लोग एक डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहे हैं। इस बिजनेस स्टडीज़ की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पीपीटी स्लाइड्स बना के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कुछ टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या होता है, वो पूरे बोर्ड के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट्स एक साथ लिखते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं। कुछ टीचर क्या करते हैं, वो बुक रीडिंग करवा के पूरा चैप्टर समझाते हैं भाई। तो हर एक टीचर का तरीका क्या है, डिफरेंट है। ऐसी अगर बात की जाए सिंगर्स की, तो देखो एक जो मेन गुरु है वो अपने कई सारे चेलों को सिखा रहा है, म्यूजिक के भैया बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। अब होगा क्या, पहले को भी सिखाया, दूसरे को भी सिखाया, तीसरे को भी सिखाया। अब पहला वाला जो नॉलेज उसने ली वो उसकी एप्लीकेशन एक अलग तरीके से कर रहा है, दूसरा वाला उसकी एप्लीकेशन एक अलग तरीके से कर रहा है। तो देखो होता क्या, जो भी नॉलेज हमारे पास आती है ना, उस नॉलेज को हम एक डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात की जा रही है बेटा। किस चीज़ के, जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमने एक्वायर करी है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात हो रही है। और इसमें देखो एक बात और समझो, जब हम बात कर रहे हैं ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, तो किसी काम को करते करते बेटा हमारे अंदर ना हम उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। जो एक नया क्रिकेटर होगा उसको थोड़ी कम क्रिकेट आती होगी, जो बंदा काफ़ी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा होगा ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से बेटा वो ज़्यादा बेहतर मान लिया जाएगा यार। सही बात है बच्चों। ऐसी मेरे दोस्तों म्यूजिशियन की बात की जाए भाई, जो नए सिंगर होते हैं भैया उनको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, और जो काफ़ी लंबे समय से भाई गा रहे हैं, 20 25 30 सालों से गा रहे हैं यार, तो डेली रियाज क्या करते हैं भाई, डेली प्रैक्टिस क्या करते हैं, उनकी आवाज़ में भाई और दम होता है यार। तो भाई जो बंदा नया है उसमें वो हुनर थोड़ा कम होता है, जो बंदा पुराना है उसमें हुनर थोड़ा सा ज़्यादा है भाई। आपने देखा होगा कुछ टीचर जो नए होते हैं उनको पढ़ाने में दिक्कत आती है यार। जब मैंने भी नया पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मुझे भी चीज़ों को समझाने में बड़ी दिक्कतें आया करती थी यार। एग्जाम्पल्स वगैरह मैं नहीं दे पाता था अच्छे से बिल्कुल भी बच्चों को, ठीक है। लेकिन भाई टाइम के साथ सीखा, मैथमेटिक्स जब बेटा मैंने कई सालों तक पढ़ाया, तो उसके बाद भैया सभी पॉइंट्स को, सभी कॉन्सेप्ट्स को भाई अच्छे एग्जाम्पल के साथ में बच्चों को समझा देता हूँ, बच्चे बड़ी खुश हो जाते हैं यार। तो वही है, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है मेरे दोस्तों, तो उस अनुभव की वजह से आपकी जो कला है, वो आपका जो हुनर है वो भी इम्प्रूव होता है, वो भी सुधरता है भाई। तो बच्चों हम कह सकते हैं आर्ट क्या चीज़ है, आर्ट का मतलब भैया
हमारे पास कोई थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, उस थ्योरेटिकल नॉलेज की एप्लीकेशन हमें आनी चाहिए, और वो जो चीज़ है बेटा वो प्रैक्टिस के साथ सुधरनी चाहिए। तो भाई यही 2-3 पॉइंट हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ आर्ट है या नहीं है। मैं टीचिंग की बात करूं तो क्या थ्योरेटिकल नॉलेज है, आप बोलोगे यस है। मैं बोलता हूं कि क्या भैया जो इंडिविजुअल एप्लीकेशन जो है वो क्या वो डिफरेंट हो सकती हैं, तो आप बोलोगे यस वो भी है। क्या टाइम के साथ टीचिंग भी सुधरती है, आप बोलोगे यस। पेंटर्स की बात की जाए थ्योरेटिकल नॉलेज है, हर बंदा डिफरेंट तरीके से उसको अप्लाई करता है, टाइम के साथ उसकी भी उसका जो हुनर है वो बढ़िया, उसके हाथ की सफाई बढ़ती है भाई। तो ये जो चीज़ें हैं बेटा 3 पॉइंट आप लोगों ने हमेशा आर्ट में डिसाइड करने हैं, और उन आर्ट के बेसिस पे आप लोगों ने जजमेंट करना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मैनेजमेंट को भी आर्ट बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है? तो बच्चों किन पॉइंट के बेसिस पे बेटा आप जजमेंट करोगे? अच्छा देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चित्रकार है बेटा, एक पेंटर है यहाँ पे, ठीक है, और स्लीपिंग ब्यूटी, हाँ जी, ये भी कुछ लोग बोलते हैं ना कि लंबे समय तक सोए रहना भी क्या है, एक कला है, ठीक है। आप लोग जरा कमेंट करके बताना कि क्या ये कला आपके अंदर है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई चल रहे हैं आगे। टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कला की टेस्ट मैनेजमेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं भाई, क्या मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, किसी भी चीज को आर्ट तब बोलोगे जब हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज हो। तो दोस्तों बताओ क्या बिजनेस स्टडीज में भी, क्या मैनेजमेंट में भी थ्योरीज होती हैं या नहीं होती हैं? क्या प्रिंसिपल्स यहाँ पर भी हैं या नहीं है? साइंस वाले पॉइंट में बताया था कितने सारे प्रिंसिपल हैं, फ्योल के हैं यार, हमारे पास टेलर के हैं, हमारे पास पोन्ट्स के हैं, हमारे पास ये ड्रकर के हैं, और एक नए बेटा और बता देता हूँ यार, हमने फ्योल लिख दिया, हेनरी, और हमने टेलर लिख दिया, मैक्स वीबर, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बेटा इन्होंने दिया है यार। बात समझ आ रही बच्चों? तो ऐसा है ना, अब वो फिलहाल अभी यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि पॉइंट मैंने लिखे हैं उनसे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन भाई टेलर ने प्रिंसिपल दिए, फ्योल ने प्रिंसिपल दिए, वीवर ने प्रिंसिपल दिए, ऐसे कई सारे बिजनेस स्कॉलर्स हैं यार जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कई सारी थ्योरीज दी, कई सारे प्रिंसिपल्स दिए यार। तो मेरे दोस्तों क्या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है? तो आप बोलेंगे यस होती है। तो भैया मैनेजमेंट जो है आर्ट के उस पहले क्राइटेरिया में हो गया है पास, सही बात है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बेटा मैंने आपको अभी बताया कि हर एक पर्सन इंडिविजुअली बेटा अपनी उस नॉलेज को डिफरेंट तरीके से उसको अप्लाई करता है यार, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। मेरे बच्चों भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, सेम चीज़ को कोई और टीचर भी पढ़ा रहा होगा, उसके पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा यार, ठीक है। तो ये देखो लिखा गया थ्योरेटिकल नॉलेज इज अप्लाइड डिफरेंटली बाय मैनेजर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिएटिव दे आर। तो दोस्तों हम तो क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है? तो मेरे दोस्तों क्या मैनेजर्स भी अपनी नॉलेज को डिफरेंटली यूज करते हैं? बिल्कुल भाई, एक मैनेजर है ए, एक मैनेजर है ए, एक मैनेजर है बी। मैं बोलता हूँ कि अपने वर्कर्स को भाई तुम चाहते हो कि उनसे एफिशिएंटली काम करवाना है, और एक ये है भाई, ठीक है। तो ये वाला जो मैनेजर है भाई इनको मोटिवेट कर रहा है, ठीक है ना, और ये वाला जो है भाई इनके पास इंडिविजुअली जा रहा है तब उनको मोटिवेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है भाई इन चारों को एक साथ खड़ा करके सामने से स्पीच दे रहा है, वो उनको मोटिवेट कर रहा है। तो देखो मोटिवेट करने का मकसद दोनों का है, बट इसका तरीका डिफरेंट है और उसका तरीका डिफरेंट है। ये सबको क्या कर रहा है, एक ग्रुप में बुला लेता है और सबसे फिर एक साथ बात करता है, और वो क्या कर रहा है भाई इंडिविजुअली हर किसी के काम को देख रहा है, फिर उसकी कोऑर्डिनेटर उनको टिप्स दे रहा है, तो उसका तरीका डिफरेंट है यार। तो हर एक बंदे का जो तरीका हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भले सेम हो लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेथड वो डिफरेंट यूज कर सकता है भाई। तो हम कह सकते हैं भाई कि अलग अलग मैनेजर अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को अलग अलग तरीके से उसको अप्लाई किया करते हैं, डिफरेंट मैनेजर्स यूज करते हैं अपनी नॉलेज को डिफरेंटली बाय मैनेजर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिएटिव दे आर, ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। फिर चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है मेरे दोस्तों बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मेरे बच्चों आर्ट का जो मतलब बेटा मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी कला, आपका हुनर बेटा उतना ज़्यादा सुधरेगा, उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे यार। तो बच्चों मैनेजमेंट के बारे में जरा सेम चीज़ सोचो, क्या आपको नहीं लगता जो पुराना मैनेजर होगा जो काफ़ी सालों से मैनेजमेंट कर रहा है उसके पास ज़्यादा स्किल्स होंगी लोगों को मैनेज करने की, ज़्यादा अच्छी स्किल्स होंगी लोगों को मैनेज करने की,
मुकाबले किसके मुकाबले? एक उस मैनेजर के जो अभी नया नया मैनेजर अपॉइंट हुआ है। भाई लोग, जो बंदा नया अपॉइंट हो रखा होगा वो भैया लोगों को इतने अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा, उसको चीज़ों के बारे में अभी थोड़ा कम मालूम होगा, प्रॉब्लम्स मालूम, बट उनके सॉल्यूशन कैसे करने हैं उनके आइडियाज़ उसको थोड़े कम होंगे। बट पुराना मैनेजर जो कई लंबे टाइम से बेटा मैनेजमेंट की फील्ड में है, उसको प्रॉब्लम्स भी मालूम है और उनके सॉल्यूशंस भी मालूम है। तो बच्चों, मैनेजमेंट में भी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हमारी स्किल्स सुधरती हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो मैनेजमेंट है वो आर्ट के रूप में भी मेरे दोस्तों क्या है, सही है, पास हो रही है, इस क्राइटेरिया को भी क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। तो क्या करेंगे, मैनेजरल स्किल्स आर इम्प्रूव्ड विद प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जो हमारी मैनेजरल स्किल्स है मेरे दोस्तों, वो प्रैक्टिस करके और अपने एक्सपीरियंस के साथ मेरे दोस्तों वो धीरे धीरे वो भी क्या होती रहती हैं, इंप्रूव होती रहती हैं। तो इन 3 पॉइंट को ध्यान रखना बेटा, किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि वो आर्ट है या नहीं है, ये 3 पॉइंट बेटा आपके पास होने चाहिए। और मैनेजमेंट को बेटा आप लोगों ने इन तीनों के नज़रिए से ही सोचना है। मैनेजमेंट में भैया थ्योरेटिकल नॉलेज है, पर्सनलाइज एप्लीकेशंस हैं, और मैनेजमेंट जो है वो सुधरता है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के साथ। तो आप क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकलेगा भैया, डिसीजन क्या निकलेगा? मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन निकलेगा मेरे दोस्तों कि ऑल दी फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। आर्ट के लिए जो भी फीचर होने चाहिए वो सब मैनेजमेंट में हैं। तो मेरे बच्चों बताइए, क्या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट? हाँ भाई, मैनेजमेंट एक आर्ट है। जो मैनेजर है वो सब कलाकार हैं, वो सब आर्टिस्ट हैं भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पॉइंट भी हमारा समाप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और अब हम देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन हम देख सकते हैं। क्या मैनेजमेंट को प्रोफेशन माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए? प्रोफेशन के बारे में बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम प्रोफेशन की बात किया करते थे 11th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम प्रोफेशन सुन के बेटा हमारे दिमाग में CA आता है, हमारे दिमाग में डॉक्टर्स आते हैं, हमारे माइंड में बेटा लॉयर्स आते हैं। तो दोस्तों ये सब क्या है, ये सबको इन सबको पेशेवर बोला जाता है, प्रोफेशनल बोला जाता है। ये भी एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल, ठीक है। ये भी एक प्रोफेशन में आता है, प्रोफेशन में आता है, वो भी प्रोफेशन में आता है। अब देखो इन सब की खास बात है, सबसे पहले तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक आर्थिक क्रिया है, ठीक है। दूसरा, इन सब में अगर आप जाना चाहते हो, CA बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, तो बच्चों आप लोगों को इसकी अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। CA बनना है तो भैया CA की अपनी 4-5 साल की पढ़ाई है वो आपको करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना है भैया तो आपको ये नीट वगैरह के एग्जाम निकालने हैं, फिर आपको MBBS करना पड़ेगा। और लॉयर करना है भैया, लॉ करनी पड़ा आपको, तो उसके लिए बेटा आपको फिर LLB वगैरह करनी पड़ेगी। तो बच्चों ऐसा है, हर कोई अपनी मर्जी से लॉयर नहीं बन सकता भाई। मैं कहूँ कि हाँ भाई मुझे बुखार है और मैंने पैरासीटामोल ले लिया और मैं खुद को बहुत बड़े डॉक्टर समझने लग जाऊँ कि हाँ भाई अनुराग चौहान बेटे मौज कर दी, तो वो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। मैं खुद को ऐसे डॉक्टर नहीं मान सकता यार। पता चला कि मैंने अपना ही क्लिनिक खोल के बैठ गया कि हाँ बेटा बुखार है तेरे को, ले भाई PCM का, तो बेटा वो गड़बड़ है यार। मैं बेटा लोगों को टैक्स की एडवाइस नहीं दे सकता कि हाँ बेटा तू ऐसे कर, लोगों के मैं अकाउंट्स नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो CA होता है उसका साइन चलता है भाई एक गैजेटेड ऑफिसर की तरह, ठीक है। तो वो साइन जो बेटा CA कर सकता है वो साइन मेरा वैलिड नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री नहीं है। तो ऐसे ही दोस्तों मैं अगर चाहता हूँ कि भैया मैं वकालत करूँ, तो वकालत करने के लिए भाई लॉ की डिग्री लेनी ही पड़ेगी पहले मेरे को। मैं किसी के लिए वकालत नहीं कर सकता हूँ भाई वरना, ठीक है ना। तो बच्चों CA, डॉक्टर, लॉयर, इन सभी प्रोफेशन में अगर आपको एंट्री चाहिए तो बेटा आपको एग्जाम देना पड़ेगा। हर कोई अपनी मर्जी से में नहीं घुस सकता है। दूसरा, अगर आप मान लो CA बन गए हो, डॉक्टर बन गए हो, लॉयर बन रहे हो, तो हमें गाइड करने के लिए भैया हमारे ऊपर एक गवर्निंग बॉडी होगी भाई, जिनकी बातें हम लोगों को माननी पड़ेंगी। अगर बात की जाए CA की, तो बेटा इस CA के ऊपर जो गवर्निंग बॉडी है बेटा वो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऐसी डॉक्टर के लिए बात की जाए बेटा तो इनके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर लॉयर्स के लिए बात की जाए बेटा तो इनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो भैया ये जो ऊपर इनके जो बेटा एक एसोसिएशन बैठा हुआ है, ये एसोसिएशन इन लोगों के लिए एग्जाम भी करवा रहा है, इन लोगों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहा है, और इनके बिहेवियर पे पूरी नज़र रखे हुए कि अब अगर भैया तुमने आचरण के खिलाफ कुछ किया तो समझ लो भाई तुम्हारी जो लाइसेंस है ना वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों
प्रोफेशन के बारे में आप लोग ये चीज़ समझे कि प्रोफेशन जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एंट्री इतने इजीली नहीं मिल सकती, आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इनके ऊपर एक एसोसिएशन बैठा हुआ है जो इनको प्रॉपर कंडक्ट करता है, पूरा इनको रेगुलेट करता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो प्रोफेशन के अंदर आती हैं। इसकी परिभाषा पर अगर हम देखें कि भैया प्रोफेशन का मीनिंग क्या है, तो डेफिनेशन दोस्तों आप लोगों ने देख रखी है इसकी, कि प्रोफेशन जो होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। भैया नॉलेज होनी चाहिए यार, तुम अगर सीए हो तो अकाउंट्स, टैक्स, इन सब की नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम लॉयर हो तो कानून की नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम डॉक्टर हो तो मेडिकल की नॉलेज बेटा तुम्हारे पास होनी चाहिए। स्किल्स भी होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। मतलब थ्योरी पूरी पढ़ ली है लेकिन ऑपरेशन करना नहीं आ रहा है तो वो गड़बड़ हो जाएगी यार। विच इज यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात के बेटा समाज में बेटा ये लोग अपनी सेवाएं देते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये परिभाषा तो आप लोग याद रखो दोस्तों। अब देखिए मैंने देखो एक यहाँ पे फोटो लगा रखी है, लॉयर हो गए हमारे और ये डॉक्टर्स हो गए बेटा, सबको नमन है, ओके। और अब बेटा अब बात करते हैं टेस्टिंग की, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट को भी प्रोफेशन मान सकते हैं? मैनेजमेंट को भी प्रोफेशन मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? तो दोस्तों आप बोलोगे कि मैनेजमेंट जो है क्या वो प्रोफेशन के क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है या नहीं करता है? तो प्रोफेशन का पहला क्राइटेरिया क्या है बेटा? मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन का जो सबसे पहला क्राइटेरिया है मेरे दोस्तों वो है, मैं इसको हटा देता हूँ, वो है बेटा कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये सेम चीज बेटा साइंस में भी आ गई, वहाँ पे सिस्टमेटिक शब्द यूज़ किया गया था, आर्ट में भी आ गया और अब प्रोफेशन में भी आ गया। तो भाई ये तो मैं बता चुका हूँ भाई कि जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो भाई सिस्टमेटिक नॉलेज यहाँ पर होती है। तुम्हें अगर सीए बनना है तो पढ़ाई करनी है ना, अकाउंट्स वगैरह, टैक्स वगैरह सब कुछ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की पढ़ाई करनी है, अपने रूल्स प्रिंसिपल सब हैं वहाँ पर भी। तुम्हें अगर बेटा क्या बोलते हैं लॉयर बनना है तो उसके लिए कानून की पढ़ाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी प्रिंसिपल हैं। ऐसी मैनेजमेंट की भी बेटा जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट के लिए बेटा आपको कुछ प्रिंसिपल्स मालूम होने चाहिए, आपके पास कुछ स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए लोगों को मैनेज करने की। तो बेटा हाँ, मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं भाई तो मैनेजमेंट में भी हमारे कई सारी थ्योरीज हैं, कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैनेजर्स को मालूम होने चाहिए ताकि वो भैया एक्चुअल में प्रैक्टिकली बेटा काम को कर सकें, लोगों को मैनेज कर सके, काम को मैनेज कर सके, फाइनेंस को मैनेज कर सकें, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकें। तो दोस्तों पहला जो पार्ट है मेरे ख्याल से इस पर तो भाई पास हो गया है। जो हमारा मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन के इस पहले क्राइटेरिया में पास हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि मैनेजमेंट के पास अपनी थ्योरीज वगैरह होती हैं। देखो एक बार पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन थ्योरीज and principles which are developed by management expert after years of research। तो ये सेम पॉइंट बेटा मैंने पहले वाला कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशन होने के लिए जो दूसरा क्राइटेरिया है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या हर कोई बंदा सीए बन सकता है? आप बोलोगे ऐसे ही मुंह उठा के आप सीए नहीं बन जाओगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी पहले तरीके से। ऐसी लॉयर बन जाओगे? नहीं भाई, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भैया सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब आप भाई लॉयर बन पाओगे। ऐसी क्या आप मैनेजर बन जाओगे भाई बिना किसी पढ़ाई के? तो आप बोलोगे यस बन जाओगे, मैनेजर बन सकते हैं भाई। मैनेजर बनने के लिए कोई पढ़ाई का कोई क्राइटेरिया नहीं, वो कहने की बात है कि हाँ एमबीए वालों को भैया मैनेजर रख दिया जाता है, उनको बढ़िया मैनेजमेंट आता है। नहीं भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है, 10वीं फेल बंदा भी बढ़िया मैनेजर बन सकता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, आपने आसपास देखना, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हो सकती हैं, कोई छोटी फर्म्स हो सकती हैं जहाँ पर 12वीं पास, 10वीं पास या फिर 5वीं पास बंदे क्या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट देख रहे होते हैं। तो बच्चों मैनेजमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है भाई। तो दोस्तों रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कहते हैं कि एनीवन कैन बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलते हैं प्रोफेशन के तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्या बोलता है बेटा? प्रोफेशनल एसोसिएशन। मेरे दोस्तों जैसे सीए को कौन गवर्न करता है बेटा? ICAI। लॉयर को कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स को कौन? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसी मेरे दोस्तों मैनेजर्स के लिए ना कोई एसोसिएशन नहीं है। एक एसोसिएशन है, नाम क्या है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA। ये आप लोगों ने मैट वाले एग्जाम का नाम सुन रखा होगा, मैट। ये एग्जाम जो है बेटा इनके द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है यार, ठीक है। तो बच्चों एक एसोसिएशन है, लेकिन मैनेजर के लिए जरूरी नहीं है कि तुम इस एसोसिएशन के मेंबर बनो।
तुम जरूरी नहीं है बेटा कि तुम यहाँ से सर्टिफिकेट लाओ तब जाके तुम्हें मैनेजर बनने देंगे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जबकि सीए के लिए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है बेटा, जब तक सीए जो होता है वो ICAI सर्टिफिकेट लाइसेंस नहीं ले लेता है तब तक तुम बेटा अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकते हो भाई। तो वहाँ तो सर्टिफिकेट लेना जरूरी है ना, बट मैनेजमेंट में बेटा ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू बी अ मेंबर ऑफ AIMA। एक फोटो बेटा आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी AIMA की किसी इवेंट में भैया कोई भाषण वगैरह दे रहे हो, देखो कितने बढ़िया हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, देश को तुमने बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। तो चलिए मेरे दोस्तों, चौथा पॉइंट, अच्छा तीसरे पॉइंट में भैया पास हुआ, तीसरे पॉइंट में फेल हो गया भाई, तीसरा पॉइंट में फेल। प्रोफेशन के लिए जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, मैनेजमेंट के लिए ऐसे किसी एसोसिएशन की जरूरत नहीं है। तो मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन के तीसरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है भाई। अब आ जाओ चौथा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मेरे दोस्तों, जो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है वो अपने CA, अपने डॉक्टर्स और अपने लॉयर्स के लिए, सबके लिए बेटा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है और उन सभी रूल्स को, मतलब रूल की किताब होती है उनको फॉलो करना पड़ता है। और अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो बेटा तो आपकी जो लाइसेंस होता है ना उसको कैंसिल कर दिया जाता है भाई। तो मैनेजमेंट में तो मेरे दोस्तों, मैनेजमेंट में तो कोई ऐसा प्रोफेशनल एसोसिएशन है ही नहीं। तो मेरे दोस्तों इस वजह से ऐसा कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी मैनेजमेंट में नहीं होता है। तो क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन के चौथे क्राइटेरिया में पास हुआ? तो आप बोलोगे नहीं, पास नहीं हुआ भाई। यहाँ पर भी क्या हो गया, इस क्राइटेरिया में हो गया भाई फेल। देन चलते हैं पांचवे पे। फिर देखिए दोस्तों, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव बेटा, सर्विस मोटिव जो हमारे प्रोफेशन होते हैं भाई, ये निस्वार्थ भाव से समाज में अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है, समाज में अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन जब बात की जाती है मैनेजर की, तो मैनेजर का जो काम है बच्चों, मैनेजर का काम वैसे जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कमाना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स हैं उनकी वेल्थ को बढ़ाना, ये मैनेजमेंट का काम है भाई, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है, आज के टाइम पर मेरे दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, इसकी तरफ ध्यान दिया जाने लगा है। कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है ना, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भैया हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, हम डिसीजन ऐसा लें जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ का भी भला हो और समाज के जो लोग हैं उनका भी भला हो। तो दोस्तों इस वाले पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि एक हद तक जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन के उस पांचवें क्राइटेरिया में पास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो प्रोफेशन के कुछ क्राइटेरिया में पास हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर क्राइटेरिया में फेल हो रहा है। जो पहला क्राइटेरिया था कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, पास। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या मैनेजर, कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है? तो आप बोलते बन सकता है, लेकिन क्या प्रोफेशन में बेटा एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है? तो आप बोलोगे हाँ भाई वहाँ तो रेस्ट्रिक्शन होता है, बट मैनेजमेंट में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मैनेजमेंट में। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन के उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोफेशन तब होता है ना जब एंट्री में कोई रेस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो दोस्तों फेल। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है बेटा प्रोफेशन में, बट क्या मैनेजमेंट में ऐसा कोई एसोसिएशन होता है? आप बोलोगे नहीं, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, फेल। अच्छा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन में होता है, बट क्या मैनेजमेंट में होता है? आप बोलोगे नहीं होता भाई, यहाँ पर भी क्या हो गया, फेल। फिर सर्विस मोटिव, ठीक है बच्चों, एक हद तक क्या हो गया, पास हो गया है। तो 5 में से 3 में तो बंदा फेल ही हो गया है। तो क्या मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन बोल दिया जाना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं, बट वैसे टेक्निकली नहीं बोला जाना चाहिए। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या निकला कि मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल दी फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन एंड दस इट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। मेरे दोस्तों ये यहाँ पर हो जाता है समाप्त। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो साइंस एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेट है, ठीक है। आप उसको अप्लाइड साइंस कह सकते हो, ठीक है, सॉफ्ट साइंस कह सकते हो, सोशल साइंस कह सकते हो, बट प्योर साइंस नहीं कह सकते। मैनेजमेंट क्या आर्ट है? हाँ वो है भाई, वो है। क्या प्रोफेशन है? भैया फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि सभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है, और जिन्होंने इस वीडियो को लास्ट तक देखा बेटा थैंक यू वेरी मच। आप मुझे इन सब जगह पर बेटा फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और ये बेटा मेरा टेलीग्राम का लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल का, यहाँ पे सर्च करके बेटा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं भाई। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आप लोगों से सीधा अगले वीडियो में। इस वीडियो में क्या दिक्कत लगी है बेटा कमेंट करके बताना, कमियों को मैं ठीक करूँगा, गलतियों को ठीक करूँगा अदरवाइज के लिए। चलिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।